तो कुल मिला के हमने क्या किया इसके अंदर, हमने म्यूचुअल इंडक्शन के लिए दो कॉइल ले लिए, एक हमारे पास प्राइमरी कॉइल है और एक सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी कॉइल में अपने को चेंज देखने हैं, जो भी तुम चेंज करोगे वो करोगे प्राइमरी में और उसका इफेक्ट देखा जाएगा सेकेंडरी में। प्राइमरी कॉइल से जो भी चीज़ डिनोट करूँगा उसका नाम 1 लगाऊंगा और सेकेंडरी का नाम लगाऊंगा 2। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इनमें फ्लक्स के चेंज की बात करो कि इसमें फ्लक्स किस तरीके से चेंज होता है, फ्लक्स कैसे चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग बात करिए, मुंह से नहीं कॉपी से बात करिए। मुझे फ्लक्स डायग्राम बना के बताओ कि कैसे कैसे फ्लक्स इसमें चेंज होगा। देखो मैं तुमसे बताता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ही तुम यहाँ पे मान लो स्विच है, स्विच तुमने यहाँ से क्लोज किया तो प्राइमरी से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी और सेकेंडरी से जाके जुड़ेंगे। अच्छा, सेकेंडरी के पास देखो क्या है, कुछ भी नहीं है, इसके पास बस गैल्वेनोमीटर भी हमने लगाया है ताकि देखूँ कि इसमें कोई करंट है क्या। तो यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स मान लो इसके तरफ जाएंगी, इससे लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी और इससे जाके जुड़ेंगी, इसके तरफ लाइन ऑफ फोर्स जाएंगी, इससे जुड़ेंगी। तो क्या होगा, सबसे पहले जब यहाँ कुछ भी नहीं था तो सबसे पहले अगर तुम बात करोगे तो इस सेकेंडरी के कारण सेकेंडरी के पास फ्लक्स कितना होगा, पहले जीरो होगा। और अब जब इधर से लाइन ऑफ फोर्स आ रही हैं तो अब इसके फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। ऐसे ही इससे जुड़ने वाला फ्लक्स अब बढ़ेगा। अब जैसे इससे जुड़ने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो सेकेंडरी इसका अपोज करेगा, सेकेंडरी इसका अपोज करेगा। ऐसे ही दिखा रहा हूँ रफ आइडिया के लिए कि सेकेंडरी ने इसको ऐसे अपोज किया, सेकेंडरी ने इसको अपोज किया। अब अपोज किया तो ये लाइन ऑफ फोर्स को ओवरऑल लेंज लॉ के कारण यहाँ अपोजिशन होता है। ये तो हमारे लिए कोई नई बात है नहीं, हम इसकी प्रैक्टिस शुरू से ही करते आए हैं। तो कुल मिला के वहाँ से जो भी फ्लक्स में अपोजिशन जनरेट हुआ है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये वाला प्राइमरी कॉइल। हमको बस इसका बेसिक आइडिया लेना है कि हमने इसमें करंट का चेंज किया है, किसमें, प्राइमरी में। इफेक्ट किस पे हुआ, सेकेंडरी में। तो फ्लक्स के चेंज किस में हो गए, सेकेंडरी में। फ्लक्स का चेंज हो गया सेकेंडरी में। तो फ्लक्स का चेंज जो सेकेंडरी में हुआ है उसको अगर तुमने φ2 लिख दिया तो प्रोपोर्शनल टू किसका होगा, करंट जो प्रोड्यूस हुआ है I1 का। बस अपने को ये देखना है, पूरे चैप्टर में म्यूचुअल इंडक्शन में एक ही बात अपने को ध्यान रखना है। क्या यहाँ लिखता हूँ मैं कि देखो करंट और करंट के कारण आता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट के कारण आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेवारी किसकी रहेगी, सोच के बोलो, प्राइमरी कॉइल की। करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेवारी रहेगी प्राइमरी कॉइल की और बाकी जितना कुछ होगा वो सब सेकेंडरी के साथ होगा। करंट और मैग्नेटिक फील्ड देने की जिम्मेवारी जो है वो है प्राइमरी की, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेवारी है प्राइमरी की, और बाकी जो भी फ्लक्स में चेंज लेने हैं सारा कुछ करोगे तुम सेकेंडरी का। तो यहाँ से तुम कह सकते हो कि φ2 प्रोपोर्शनल टू I1, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम भी साथ साथ बनाते रहिएगा। अब φ2 की प्रोपोर्शनलिटी जब तुम हटाओगे तुम एक कांस्टेंट लगाओगे m, यहाँ पे जैसे तुम φ2 यहाँ है, कांस्टेंट हटाओ, प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे, इसका नाम रखोगे m और यहाँ आ गया है I1। तो यहाँ से m की एक वैल्यू निकल के आ रही है, दैट इज़ φ2 अपॉन I1। द वैल्यू ऑफ m इज़ φ2 अपॉन I1। यूनिट में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि देखो φ2 ऊपर भी फ्लक्स है और नीचे करंट है, वहाँ भी ऊपर फ्लक्स था और नीचे करंट था। यूनिट क्या आई थी, हेनरी। तो यहाँ पर भी जो यूनिट आनी है इसकी वो यूनिट आएगी हेनरी। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो यूनिट मेरे लिए एल के हिस्से का आया था वही हमारे पास यहाँ एम के हिस्से का आएगा। तो मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया कि m इक्वल्स टू मैं जब भी लिखूँगा तो φ2 नीचे I1 लिखूँगा। अब मेरे मन में एक बात आ रही है कि अच्छा मतलब जब जब मुझे m चाहिए होगा तो सबसे पहले मैं φ2 सर्च करूँगा। φ2 निकल जाए, I1 का पता लग जाए, डिवाइड करूँगा, m मिलेगा, आंसर आएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटी मोटी बात यहाँ से कर लेते हैं। जैसे हमने उधर पढ़ा था E इक्वल्स टू माइनस का d∅dt पढ़ा था ना, हमने वहाँ पढ़ा था। इसको फिर से देखो, एक चीज़ और देखो, हम जानते हैं E का फार्मूला और हमने फिक्स कर लिया था हम जब भी यूज़ करेंगे साइन के साथ यूज़ करेंगे। तो E इक्वल्स टू हमने पढ़ रखा है माइनस का d∅dt। आज जो इस फाई की वैल्यू रखूँगा मैं, तो फाई की वैल्यू रखूँगा तो मैं क्या रखूँगा यहाँ φ2।
रखूँगा। तो ज़रा देखो, एक बार खुद से करके देखो, यहाँ से इस ई की वैल्यू को क्या रख सकते हो। रफ में करो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट करते रहो। देखो कि आज यहाँ ई की वैल्यू क्या आएगी, ई की वैल्यू क्या आएगी। सोचो सोचो। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे ई नहीं, क्या लिखा जाएगा, E2 या E1, E2। मैंने क्या कहा कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड की जिम्मेवारी बस प्राइमरी की है, 1 की है, तो यहाँ लिखा जाएगा E2। ओके, माइनस का D, फाई नहीं, क्या लिखा जाएगा, फाई 2। सोचो, फाई 2, और अपॉन क्या आएगा यहाँ, DT आएगा। अच्छा चलो वापस यहाँ आता हूँ, यहाँ देखना। अब E2 तो ठीक है, इक्वल्स टू अब फाई 2 के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू I1। तो माइनस का m लिख दूँ क्या बाहर करके, माइनस का m, और ये क्या लिखूँगा, dI1 अपॉन dt। तो एक रिलेशन मेरा ये भी आएगा, और आपको इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं E इक्वल्स टू माइनस एल dy/dt हमारा पहले आया था। तो पहले मेरे पास एक रिलेशन आया हुआ था, E इक्वल्स टू माइनस का l di/dt का, ये आया था किस में, सेल्फ इंडक्शन में। तो आज म्यूचुअल के हिस्से में आया E2 इक्वल्स टू माइनस का L नहीं, माइनस का M, और di/dt के जगह पे I नहीं, I1 रखूँगा। कोई घबराने की बात नहीं है इसमें। जब तुम इसको टेंशन में याद करके पढ़ोगे तब तुमको कन्फ्यूजन होगा। अभी तुम बस इतना ध्यान रखो, प्राइमरी कॉइल के हिस्से में सिर्फ करंट देना है, और जो करंट देगा वही तो मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो प्राइमरी ने बस करंट दिया है, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, और जितने भी चेंज होने हैं वो सब का सब सेकेंडरी के हिस्से जाएगा, और सेकेंडरी को हमने 2 से डिनोट किया है, दैट्स ऑल। अब इसमें से ये dI1 अपॉन dt का नाम क्या रख सकते हो, छोटा सा एक सवाल। ये जो dI1 अपॉन dt है, इसका नाम क्या रखोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो तुम ऐसा कह सकते हो क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल, है ना। कांस्टेंट हटाया तभी तो m लेके आए। तो एक छोटी सी बात है, स्टेटमेंट वाले सवाल यहाँ से बन सकते हैं। इसी को मैथमेटिक्स में कहते हैं कि व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन EMF विल बी इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। सिंपल बात है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि व्हेन करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम then flux related to secondary coil also changes, and hence EMF is induced in the secondary coil, This is called mutual induction. ये तो स्टेटमेंट लिखाया, चूँकि स्टेटमेंट वाले सवाल होते हैं तो ऐसा हो जाएगा। मेन बात तो ये है कि भैया मैं तो सारा का सारा चेंज करूँगा प्राइमरी में, और उसका जितना भी इफेक्ट होगा वो होगा सेकेंडरी में। प्राइमरी के हिस्से में सिर्फ करंट है, तो और करंट के कारण आया मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड जब लिखा जाएगा तो 1 लिखा जाएगा, I1 B1, और बाकी जितने भी कार्यक्रम करे जाएंगे सब में 2 लगेगा, 2। इससे न्यूमेरिकल इसी बात से बनेगा जो हमने करा है। तो बताओ, कुल मिला के 1-2 सवाल है हमारे पास है, एक मैं करूँगा, एक तुम्हारे हिस्से दूंगा। अभी अगर तुमसे पूछा जाए कि अल्टीमेट स्टेप क्या बनेगा इसका, हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ m, लिखो कैलकुलेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, क्या वही स्टेप होने चाहिए जो हमारे वहाँ पे सेल्फ में हुए थे? तो सेल्फ में हमने क्या निकाला था पहले B निकाला था, तो क्या यहाँ क्या निकालना चाहिए पहले? यहाँ B1 निकालना चाहिए, सही बात है। तो यहाँ पे मेरे हिस्से में सबसे पहले आएगा B1, तो मुझे B1 निकालना चाहिए। अच्छा ठीक है, B1 के बाद मुझे वहाँ पे B के बाद हमने वहाँ क्या निकाला था, फाई।
तो यहाँ क्या निकालना चाहिए, फाई 2 निकालना चाहिए। तो यहाँ B1 निकालना चाहिए, उसके बाद से फाई 2 निकालना चाहिए। अच्छा चलो एक सवाल के हेल्प से इसको करते हैं, एक सवाल के हेल्प से करते हैं। मान लो तुम्हारे हिस्से एक सवाल डालता हूँ, तुम ही करो। हम ले रहे हैं 2 कंसेंट्रिक कॉइल, ठीक है, और उसका फोटो बना देता हूँ। ये कॉइल छोटू जिसका रेडियस लेता हूँ R, और एक और कंसेंट्रिक कॉइल जिसका रेडियस लेता हूँ कैपिटल R। 2 कंसेंट्रिक कॉइल ले लिया मैंने। करंट आप मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है करंट। अच्छा कैसे पहचानोगे कि कौन प्राइमरी है? जिसमें करंट फ्लो करे वो प्राइमरी है, बिल्कुल। तो ये मान लीजिए कि इसमें करंट है और यही प्राइमरी है, नाम दे दिया मैंने I1। और आपसे कहा गया है कि 2 कंसेंट्रिक कॉइल आर शोन इन फिगर और सच दैट R इज़ वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल R। इसका मतलब ये है कि आप मान के चलो कि सब उसके सेंटर पे है, ठीक है, छोटू उसके सेंटर पे आ जाएगा, इसीलिए बोला बहुत छोटा है। R इज़ वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू R, देन फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। योर टारगेट इज़ टू फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। डायरेक्ट सवाल आता है, इससे डायरेक्ट सवाल आता है, तो आप एक ट्राई कर दीजिए। फाई टोटल निकालते हो, नंबर ऑफ टर्न कितना डालते हो, n। आओ एक एक करके बात करें। B1 कॉइल के लिए B1 की वैल्यू अपन जानते हैं। कॉइल के लिए B1 कितना होता है, म्यू नॉट, ये लिखा हो म्यू नॉट NI/2R। यहाँ क्या लिखूंगा, म्यू नॉट n नहीं, N1 I नहीं, I1 अपॉन क्या लिखूंगा 2R। इसमें दिक्कत है क्या, है ना। B1 है, जब B निकाल रहे हैं कि तो B के जिम्मेवारी जो पूरी की पूरी तुमने दे रखी है वो किसको दी है, प्राइमरी को। तो उसके लिए B1 में तो सब 1 लिखा गया है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक ठीक है, एक एक करके एक स्टेप कर लो। अब बताओ दूसरा स्टेप मुझे क्या चाहिए, फाई। पहला स्टेप B, दूसरा स्टेप फाई। अच्छा चलिए फाई निकालते हैं। क्या लिखूँ यहाँ, फाई नहीं, क्या लिखूँ, फाई 2। सिर्फ 1 जो लगेगा वो सिर्फ और सिर्फ करंट और मैग्नेट में लगेगा, तो फाई 2। अच्छा सुनो, फाई 2 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, NBA। अच्छा ज़रा सोचो, तुमको तो पता ही है जो B होता है वो किसका होता है, 1 का, और बाकी सब 2 का होता है, बाकी सब 2 का होता है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं। अब देखो ये तो फाई 2 आ गया। अगला काम मुझे क्या चाहिए, M। सोचो सोचो, M क्या हो जाएगा मेरे पास, फाई 2/I1। M मेरे पास होगा फाई 2/I1, लिख सकता हूँ। अब आराम से इसको लिखो, फाई 2/I1। तो देखो क्या आ रहा है, खुद से करके देखिएगा। फाई 2 की जगह आएगा मेरे पास N2, ओके N2। उसके बाद आएगा B1, तो B1 की जगह मेरे पास आएगा म्यू नॉट N1, ये आया I1, नीचे आया 2R। ये हमने लिख दिया यहाँ से B1। अब लिखूँगा मैं A2, ये लिख दिया मैंने फाई 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ इट इज़ डिवाइडेड बाई I1। नाउ यू कैन सी यहाँ से कट कौन कौन रहा है, I1 गए, ओ गलत काट दिया क्या, N1 को निकाल दिए। भाई साहब आप रहिए, N1 रहिए, I1 को भेजिए। अब बताइए यहाँ से क्या कहानी बन के आ रही है। हाँ, अब पूरा ये पिक्चर। अब डिमांड है ऑप्शन का, ऑप्शन ने रेडियस के टर्म में बात करी है, तो भाई मैं A2 को कन्वर्ट कर दूंगा ना, A2 को कन्वर्ट कर दूंगा। अच्छा बताओ ईमानदारी से, मैं अगर चाहूँ तो इस A2 को कितना लिख सकता हूँ, ये पाई छोटा r का स्क्वायर। तो इसके जगह पे लिखूंगा पाई छोटा r का स्क्वायर। अरे इसमें मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मेरे पास बढ़िया एक फार्मूला निकल के आ गया, देखो क्या आ गया मेरे पास,
m की एक वैल्यू निकल के आ रही है म्यू नॉट n1 n2 और साथ में पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, ये फार्मूला है। अगर याद रहा तो भाई याद तो रहा, तो भाई याद रहने का तो कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, नहीं याद रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं। n1 n2 म्यू नॉट, n1 n2 म्यू नॉट और साथ में वैल्यू। अब मेरे पास एक सवाल दिख रहा है बड़ा अच्छा, बताओ यहाँ से क्या सवाल बनेगा। एक तो ये फार्मूला पूछ देंगे, फार्मूला ही पूछ देते हैं उनको। दूसरा, मेरे से कोई कहे कि सवाल क्या बन सकता है, तो मैं प्रोपोर्शनैलिटी पे बात कर सकता हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी पे बात कर सकता हूँ। कई सवालों से देखे हैं, देखिए तो यहाँ से तुम कह सकते हो, देखो ये गिवन पता होगा, ये भी पता होगा, ये भी पता होगा, ये जानते हुए तुम ये भी पहचानते हो 2 है, तो बच कौन रहा है, छोटू आर का स्क्वायर और नीचे बड़ा आर। तो तुम बस ये अगर ध्यान रखो, ये ध्यान रखो तो तुम्हारा फ़ायदा है कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा प्रोपोर्शनल टू छोटा आर के रेडियस का स्क्वायर अपॉन बड़ा आर, इससे तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा। भाई तुम लिख लेना यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी वाले सवाल आते हैं, यहाँ लिख लो प्रोपोर्शनैलिटी वाले सवाल आते हैं और खूब आते हैं, ऐसे नहीं कि एक दो, खूब सारे मिलेंगे आपको। phi2 निकालिए, उसके बाद I1 से डिवाइड कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। प्रोपोर्शनैलिटी वाले सवाल, चलिए चलिए। अच्छा, अगर इसी को चेंज करूंगा और सर्कुलर लूप दूंगा, तो सर्कुलर लूप के लिए तुम अभी b निकाल के आए हो, कल निकाला था ना सर्कुलर लूप के लिए, कितना आया था b, 2√2 म्यू नॉट I अपॉन 2l आया था कल वाला। तो ये चीज़ तुम सर्कुलर लूप के लिए भी रिपीट कर सकते हो। तो बुद्धि लगा के बताना, बुद्धि लगा के बताना, सर्कुलर लूप अगर लिया जाएगा तो छोटा आर के जगह क्या लिया जाएगा, अंदर वाला। जो स्क्वायर लूप लोगे ना, सर्कुलर नहीं स्क्वायर, सर्कुलर तो अपन कर ही लिए, स्क्वायर लूप अगर लोगे तो ऐसा होगा ना उसका शेप, एक अंदर एक उसके बाहर, ये भी तो कॉन्सेंट्रिक है। इसके लिए अगर तुम L बोलोगे, इसको L बोलोगे, तो यहाँ क्या कर दोगे, L का स्क्वायर नीचे रख दोगे बड़ा L। तो इस पे भी सवाल दिख रहा है, तो उसके लिए अगर M लिखा जाएगा, आप घर पे ट्राई करें ना सेम स्टेप रिपीट करके। B हमने कल ड्राइव किया ही था, तो M प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा छोटू L का स्क्वायर अपन बड़ा है। दोनों में से कोई एक पूछ लेंगे, वो दोनों में से कोई एक इस बार पूछेंगे, तो आप उसको आराम से कर लीजिएगा। चलिए, तो कुल मिला के ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और चीज़ ये हम डिस्कस कर लेंगे सोलेनॉइड का, तो सोलेनॉइड का डिस्कस कर लेंगे तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमने पहले म्यूचुअल इंडक्टेंस की थोड़ी सी बाउंड्री बनाई कि हाँ भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस ऐसे चलता है, और उसमें से मैंने कंक्लूजन निकाला कि जैसी बात तुम्हारे हिस्से में कॉइल की आ जाए, तो कॉइल के हिस्से में तुम ये याद रखना कि M प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर, M प्रोपोर्शनल टू होगा आर स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे में R। सही है। अब चलो थोड़ा सा सोलेनॉइड पे चर्चा कर लेते हैं। सोलेनॉइड पे चर्चा, म्यूचुअल इंडक्टेंस में लिख लो सोलेनॉइड पे चर्चा, म्यूचुअल इंडक्टेंस सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड वाला थोड़ा सा पकाऊ सा होता है, पकाऊ सा, लेकिन आप इस पर ध्यान से समझोगे तो आएगा, क्योंकि सवाल सोलेनॉइड से ज़्यादा फेमस हैं और खूब पूछे जाते हैं। तो लिखिए कंसीडर 2 सोलेनॉइड्स विथ इक्वल लेंथ। चलिए 2 सोलेनॉइड पकड़ते हैं। कंसीडर 2 सोलेनॉइड विथ इक्वल लेंथ, इसकी लंबाई भी L ले ली, इसकी लंबाई भी L ले ली। अब इसका एरिया A मान लिया, इसका एरिया भी A मान लिया, इसका सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू L1 डाल दी, इसके लिए L2 डाल दी। सोलेनॉइड बोले कॉइल बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है, सोलेनॉइड कॉइल दोनों एक ही होते हैं। अब देखना क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्न, पहले के हिस्से में नंबर ऑफ टर्न को कह दिया है N1 और दूसरे के हिस्से में नंबर ऑफ टर्न को कह दिया है N2। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, तुमसे चर्चा करना चाहता है वो कई सारे चीज़ों पे,
पहले तो ये यहाँ से तुमसे चाहता है कि तुम यहाँ से m निकाल के बता दो, m निकाल के बता दो, m खुद से पहले कोशिश करो, m निकालो, m। तो जो 1 नाम दिया है मैंने उसका नाम आप दे दीजिएगा, प्राइमरी है वो, और उसी के अंदर करंट होगा। तो करंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप समझ सकते हो उसके अंदर I1 करंट रहता है। तो इसमें अब मेरे ख्याल से विशेष बोलने की बात नहीं है, आप समझ जाएंगे। अगर बात इसकी समझाऊं तो 1 नंबर में तुमने यहाँ से करंट की सप्लाई दी होगी। ये करंट जब यहाँ पे बढ़ेगा समय के साथ साथ तो इस कॉइल से लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा। इसमें तुम करंट का चेंज करोगे, इसमें फ्लक्स का चेंज होगा। लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से दिखा सकते हो, यहाँ से निकलेगा, इधर वाला इसको अपोज करेगा, लेकिन उससे विशेष कुछ सीखने को मिलता नहीं है। चलो साथ साथ करते हैं, एक एक करके करिए, साथ साथ करते हैं, साथ साथ करते हैं, एक एक करके करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बता दो कि यहाँ B1 कितना होगा, क्योंकि हमको B1 चाहिए। तो यहाँ जो मेरा B1 होगा वो होना चाहिए था कितना, म्यू नॉट NI। ये B1 आज लिखा जाएगा म्यू नॉट N नहीं N1 बाई L1 की आवश्यकता नहीं है क्योंकि लंबाई सेम है, तो इनटू I नहीं, क्या लिखूँगा, I1। एक काम ख़त्म, मैंने B1 तो लिख दिया, पहला काम ख़त्म। अब आइए मुझे चाहिए होगा φ2। चलिए मुझे φ2 चाहिए होगा। φ2 के लिए फार्मूला एक ही है, NBA। तो φ2 के लिए फार्मूला NBA, परंतु N किसका, 2 का। अरे बस इतना ध्यान रखो, B और I बस 1 का आएगा, तो ये आ गया 1 का और ये भी आएगा 2 का। अब लिखो यहाँ से φ2 खुद से लिखो, तो φ2 खुद से लिखो, φ2 खुद से लिखो, लिख दिया होगा। मतलब M भी आपने निकाल ही दिया होगा, फिर M भी आप निकाल ही दीजिए खुद से, A को A छोड़ दीजिएगा। हाँ एक बार हम भी लिख लेते हैं भाई। चलो ये तो मेरा N2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मेरा B1 ऊपर लिखा हुआ है, ये म्यू नॉट होगा ना, ये मेरा म्यू नॉट, ये यहाँ पे N1 बाई L, ये मेरा I1, ये गया और ये मेरा आ गया A2। बताइए कोई दिक्कत नहीं। हाँ A2 को भी ये लिख सकते हैं, चूँकि ये सेम है तो मैंने यहाँ लिख दिया A, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अभी A2 रहने देता हूँ, थोड़ा अलग सा लग रहा ना, थोड़ा रहने दो, बाद में कर लेंगे चेंज। आओ आओ आओ, अब आ जाओ आगे। अब तुमको चाहिए M। अब तुम देखो M निकालने का एक ही उपाय है कि आप φ2 डिवाइडेड बाई I1 कर दीजिए। आइए और आप बुद्धि से बताइए, डिवाइडेड बाई I1 करोगे बाकी सब सेम रहेगा, बस I1 हट जाएगा, तो तुम्हारे पास रिलेशन आया म्यू नॉट N1 N2, नीचे क्या आ गया L, और यहाँ आ गया A2। A2 को A छोड़ दूँ, ये वैल्यू आ गई है M की, ये वैल्यू आ गई है M की, समझ रहे हैं। अब यहाँ से डिमांड क्या है कि भाई अब हम यहाँ से और क्या क्या समझ सकते हैं। पहले यहाँ तक आओ, फिर तुमको और एक बात समझाता हूँ। नहीं अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तुमने तो यहाँ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ा, लेकिन कॉइल का अपना सेल्फ इंडक्शन भी तो हो रहा होगा। अरे सेल्फ इंडक्शन भी तो हो रहा होगा, तो भाई सेल्फ इंडक्शन अगर हो रहा है तो उस सेल्फ इंडक्शन का भी इफेक्ट एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक काम करिए, आप मुझे पहले L1 और फिर L2 निकाल के और दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए क्या रहा। पहले L1 निकालो, फिर L2 निकालो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आ रहा है देखो। जगह बना लेता हूँ मैं थोड़ा सा। मैंने तुमको टारगेट दिया कि भाई एक फार्मूला तुम्हारे पास आ चुका है। देखो सुन लो पहले, ये तो तुमको भाई अगर याद रहा तो कोई अच्छी बात है। देखो याद रखना तो बहुत अच्छी बात होती है, याद रहा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं तुमको दूसरा काम देता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम पहले मुझे L1 बता दो, फिर तुमको कहता हूँ L2 बता दो, फिर तीसरा काम कहता हूँ कि भाई L1 और L2 को गुना करके बता दो, और चौथा काम मैं कहता हूँ भाई साहब
L1 और L2 को स्क्वायर रूट लेके बता दो, रूट लेके बता दो। 3 काम 4 काम दे दिया आपने, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम और लास्ट में ये वाला काम स्टार लगा के है। L1 L2 का रूट लेके बता दो। ये तो मजा आ गया, ये तो यही आ गया जो यहाँ लिखा है। इसका मतलब L1 L2 का जब रूट लिया तो आ गई वैल्यू m के बराबर। तो ये भी एक अच्छा रिजल्ट है ना, ध्यान रख लेंगे। और इससे सवाल खूब आता है कि भाई L1 लिख लिया, L2 लिख लिया और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर स्क्वायर रूट लिख लिया तो वैल्यू आ गई म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। कैसे आया, कैसे आया? देखिए L की वैल्यू सोलेनॉइड के लिए L लिख लीजिए, दोनों के लिए, अब मल्टीप्लाई करो। सेल्फ सर्विस है भाई, करो। अब यहीं से कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है, खूब सारा कपलिंग वाला कॉन्सेप्ट। फॉर्मूले थोड़े बहुत हैं जिसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ूं? आ गया? अच्छा ठीक है। तो L1 L2 करके हमारे पास वैल्यू आ गई। तो मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ यहाँ से? मैं यहाँ से कंक्लूड कर सकता हूँ कि मेरे काम का फार्मूला कौन सा है। मेरे काम का फार्मूला एक तो m वाला यहाँ है और दूसरा ये फार्मूला है m इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2। सही है? तो मेरे पास एक फार्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ, m इक्वल्स टू मेरे पास है अंडर रूट L1 L2। अच्छा ये क्या है एक्चुअली में? ये L1 और L2 यानी कि सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन के बीच वाला रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, और यहीं से शुरुआत होती है कपलिंग की। तो अब आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग। कपलिंग का मतलब होता है कि अगर तुमने 2 सोलेनॉइड रख दिए, अगर तुमने 2 सोलेनॉइड रख दिए तो उस दोनों सोलेनॉइड में से एक में से जो लाइन ऑफ फोर्स निकला वो दूसरे से किस हद तक लिंक हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कपलिंग। मतलब तुम कह सकते हो लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंकेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, ऐसा कह लो। बना रहे हैं डेफिनेशन खुद से कि भाई फ्लक्स लिंकेज कहाँ से कहाँ, प्राइमरी से सेकेंडरी में। कौन सा फ्लक्स? तो मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज from primary to secondary, this is called coupling, coupling। नहीं समझे? लिखवाऊं? लिखो flux linkage from primary to secondary can be called as coupling। डेफिनेशन पे मैं बिलीव नहीं करता, जो समझ में आ रहा है वही डेफिनेशन है सही, लेकिन सही समझ में आना चाहिए। आइए समझते हैं आगे की बात। अब देखो मैं इसको मिटाता हूँ और आपको ये फार्मूला अगर याद रहे तो काम आ जाएगा। m के लिए ये म्यू नॉट n1 n2 यहाँ पे a डिवाइडेड बाई l, अगर ये याद रहा तो अच्छा है। आइए समझते हैं। अब सब मिटाता हूँ मैं, कपलिंग पे आ रहे हैं अपन, कपलिंग पे आ रहे हैं। 3-4 केस कर लेंगे, 3 केस ज़्यादा ज़रूरी है। आइए मान लो एक कॉइल लाल कलर से मैंने ऐसे बनाया और दूसरा कॉइल इसी के ऊपर ऐसे करके लपेट दिया। जब ऐसे ही एक के ऊपर एक कॉइल ऐसे लपेट दूंगा तो उसको जितने लाइन ऑफ फोर्स मिलेंगे सारे घुल मिल गए, पूरा का पूरा लिंक हो गया। तो यहां तुम कहोगे कि 100% लिंकेज हुआ है, यहां पे 100% लिंकेज हुआ है। समझ सकते हैं? एक तो ये लिख लीजिए, जब एक कॉइल के ऊपर ही दूसरा कॉइल आ जाए दैट इज द कंडीशन ऑफ 100% लिंकेज, 100% लिंकेज। तो देखो सही बात क्या है मैं तुमको बताता हूँ। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ना m इक्वल्स टू अंडर रूट L1 L2, सही मायने में प्रैक्टिकली ये देखा गया कि ये जो m है ये किसी फैक्टर k पर डिपेंड कर रहा है, और तब यहाँ से आ रहा है L1 L2, तब यहाँ से आ रहा है L1 L2, तब यहाँ से आ रहा है L1 L2। समझ रहे हो क्या?
नहीं समझ आया? अब देखो, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुमको मैंने काम दिया था, मैंने कहा था वहाँ से तुम दोनों को गुना करो, और गुना करने के बाद तुमने वहाँ से एक कांस्टेंट वहाँ से निकाल लिया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लिंकेज पढ़ा रहा हूँ तुमको। लिंकेज में क्या है, इसमें से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे, मान लो लाल वाले में से निकले, ग्रीन वाले में जाके लिंकेज हो रहे सपोज। अब मैं जब इस m को प्रैक्टिकली देखा गया तो देयर इज सम कांस्टेंट k एक वैल्यू है, उसी k पर ये लिंकेज की वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे बताओ, देखो आराम से, बड़ा इजी सोचो, मेरे पास सही फार्मूला m का क्या होगा, k टाइम्स अंडर रूट L1 L2। k कोई वैल्यू है जो लिंकेज के फैक्टर को डिसाइड करेगा, तो k को तुम लिंकेज फैक्टर बोल दो, फ्लक्स लिंकेज का फैक्टर बोल दो। अच्छा, जैसे तुम लगाते हो ना स्प्रिंग फोर्स, बोलते हो ना F = kx, तो कहाँ उसमें इतना टेंशन होता है, जो यहाँ पे भी है ऐसा कुछ। अब देखो ठीक है भाई, अब मेरे पास 100% लिंकेज होगा, तो सोचो ईमानदारी से, जब पूरा लिंक हो गया तो k को क्या रखूँ, खुद से रखो, 1 रखूँ ना, 1 रखूँ, ताकि 1 रखूँ कि लफड़ाई खत्म हो जाए, ऐसा बन जाए। तो जो तुम फार्मूला यूज़ करते हो ना, m = अंडर रूट L1 L2, वो सही है, परंतु कब है, सबसे आइडियल कंडीशन की है, तो यहाँ k की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सबसे पहली बात कि जब हम फ्लक्स लिंकेज की बात कर रहे हैं और हमने अगर बोल दिया m = √L1 L2, वहाँ पे हमने तब बात करी जब k हमने 1 लिया है, और यहाँ पे तब बात होगी जब ये 100% लिंकेज होगा। ये तभी होगा जब एक के ऊपर एक कॉइल को लिंक कर दोगे, खूब सारी बात है, आइडियल कपलिंग भी कह सकते हो। लेकिन भाई जनरली अब एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ा के रखते नहीं हैं, तो एक कॉइल रखेंगे और दूसरे कॉइल को थोड़ा सा गैप रखेंगे, तो एक कॉइल हमने ऐसा रख दिया और बगल में एक कॉइल हमने ऐसा रख दिया, देयर इज सम गैप, देयर इज सम गैप। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ से जितने लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगे सब जाके उससे मिल ही जाएं, सब नहीं भी मिल सकते हैं। तो यहाँ प्रैक्टिकल अगर तुम सोचोगे तो यू कैन थिंक दैट कि k की वैल्यू 1 तो नहीं आ सकती भाई, और ऐसा भी नहीं कि k को 0 बोल दूँ। k को 0 बोलूँगा कहने का मतलब है कोई भी लिंक नहीं हुआ, मतलब सारे लाइन ऑफ फोर्स इसके बर्बाद चले गए। और लाइन ऑफ फोर्स कैसे बर्बाद जा सकते हैं ज़रा सोचो, क्योंकि लाइन ऑफ फोर्स से मतलब मेरा तात्पर्य यहाँ पे फ्लक्स से है, फ्लक्स, और फ्लक्स जब भी बोला जाता है तो B.A बोला जाता है, और उसमें बोला जाता है BA cos थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी किसी कारण बस, तभी लाइन ऑफ फोर्स सारे हमारे बर्बाद होंगे, तब कोई भी लिंकेज नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम सोच सकते हो, इसके लिए एक कॉइल ऐसा होना चाहिए और दूसरा कॉइल उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इन दोनों के प्लेन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, इनका इधर इनका इधर। तो फ्लक्स लिंकेज होने के लिए तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या बोली जाएगी, 0। बस जानकारी है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि भाई कपलिंग जब होता है तो एक तो होता है कि भाई 100% लिंकेज हो जाए, उस समय हम k की वैल्यू को बोल देते हैं 1। एक होता है कि प्रैक्टिकली जनरल कंडीशन में क्या हुआ, तो जो ज़्यादा फेमस है जनरल वाला वो तो हमारा ये है, और एक ऐसा होता है जब बिल्कुल भी लिंकेज नहीं हुआ तो k की वैल्यू 0। जैसे k की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे तुम k 0 रखोगे तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ही नहीं, देखो ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस ही बंद हो जाएगा k 0 रखोगे तो m की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 3 बातें हैं छोटी सी, विशेष इसको भाव देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो इसमें एक सवाल है, कैसे सवाल पूछते हैं बताता हूँ तुमको। मिटाऊँ क्या इसको, नहीं मिटाऊँ, लिख लीजिए। ठीक है, एक सवाल लिखिए L1 = 2 मिली हेनरी, डाटा दे रहे हैं, L1 = दे रखे हैं 2 मिली हेनरी, L2 = दे रखा है 8 मिली हेनरी, कपलिंग परसेंटेज दे रखा है 40, जो कपलिंग है वो हुआ है 40%। हमसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। अब बताओ, एकदम बच्चों वाला सवाल है, लेकिन आदमी को पता होना चाहिए कि हाँ भाई m की बात जब भी होगी तो मैं बोलूँगा k टाइम्स L1 L2,
तो m बराबर k 40% है। अच्छा ठीक है भाई, तो 40/100 वो 0.4 बन जाता है। अंडर रूट ये बोला है मिली हेनरी, लेकिन समस्या है नहीं क्योंकि दोनों का दोनों मिली हेनरी में है कि नहीं। तो यहाँ पे बोल दूंगा 2 और यहाँ पे क्या छोड़ दूंगा 8। तो ये m बराबर हो गया यहाँ से 0.4 इंटू ये हो गया हमारे पास अंडर रूट 16, तो 4 हो गया भाई, ये तो 4 हो गया, तो 1.6 आ गया, 1.6 आ गया। अच्छा बताओ यूनिट क्या रखूँगा? नहीं, मिली हेनरी यूनिट चलेगी इसकी, मिली हेनरी है कि नहीं? सही है फिर तो ऐसे कपलिंग वाले सवाल अपन कर सकते हैं, कपलिंग वाले सवाल ऐसे कर सकते हैं। अब देखो एक ऐसी पूछता हूँ तुमसे, झट से जवाब देना, लिखने की आवश्यकता नहीं है। करंट प्राइमरी कॉइल में है 5 एम्पेयर। जो करंट है प्राइमरी कॉइल में, बस सुन के लिए बनाओ बता के, 5 एम्पेयर। फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल का 20 वेबर, 20 वेबर का फ्लक्स है। ये है प्राइमरी का, ये है सेकेंडरी का। तुमसे पूछा है म्यूचुअल इंडक्शन कितना होगा, है ना? म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है? phi2/I1, बस डिवाइड किया 4 पाया। यूनिट बताओ, यूनिट हेनरी। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट निकाल ले आना चाहिए आपको। चलिए अब ठीक है, ये सब तो कर देंगे आप। बेसिकली है एकदम से इजी वाला फॉर्मेट, एकदम से इजी वाला फॉर्मेट। एक सवाल है, इसको मैं आपसे लिखवाता हूँ, कोशिश करिए कि आप इसको कर ही सकते हैं, लेकिन आप अच्छे हैं। लिखिए, वी हैव ऑल्टरनेटिंग करेंट। ऑल्टरनेटिंग करंट एसी है। एसी करंट मतलब ऐसा करंट जो टाइम के साथ बदल रहा हो। वी हैव ऑल्टरनेटिंग करंट I1 इक्वल्स टू 2 sin 100 pi t, 2 sin 100 pi t. This is the value of I1 given, 2 sin 100 pi t. लिखो, दिस करंट इज फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। दिस करंट इज फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। If coefficient of mutual induction is 10 raised to the power -2 Henry, if coefficient of mutual induction is 10 raised to the power -2 Henry, then find maximum value of induced EMF in secondary coil. Then find maximum value of induced EMF in secondary coil. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल हमसे पूछा जा रहा है। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो। दो से 3 मिनट ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते। आइए देखिए, हम तो बस इतना समझते हैं कि E2 अगर होता है तो माइनस का m dI1/dt होता है।
हमसे इसका मैग्नीट्यूड पूछा तो ज़्यादा टेंशन है नहीं, हमने तो बस E2 के जगह पे वहाँ m लगाना है, बस जो सही फार्मूला है हमने एक बार लिख दिया भाई, क्या जाता है। चलो उसके बाद से E2 की बात कर लेते हैं। E2 इक्वल्स टू माइनस का m, चलो ठीक है। I1 के जगह पे इतना बड़ा टर्म डालूंगा, I1 के जगह इतना बड़ा टर्म डालूंगा, थोड़ा जगह इधर बना लेता हूँ। अब मैं लिखूंगा E2 बराबर माइनस का m, उसके बाद से d बाई डी टी, और फिर ये इतना बड़ा टर्म 2 साइन और साथ में 100 पाई और ये t, ये टर्म आएगा। चलिए मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो माइनस का m तक तो ठीक है, जो कांस्टेंट है उसको छांटिए, तो 2 तो कांस्टेंट है, चलिए 2 अलग आया। अब साइन 100 पाई t, पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, क्या लिखूंगा cos 100 पाई t, इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। और इस 100 पाई t को भी तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो 100 पाई t का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा 100 पाई, तो इसको मैं यहाँ चिपका देता हूँ भाई 100 पाई। तो बताओ ये वाला टर्म यहाँ से यहाँ तक जो तुम करोगे ये कितना आ गया तुम्हारा, E2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 200 पाई, और ये m आ रहा है और साथ में आ रहा है cos और साथ में 100 पाई t। यहाँ तक आ जाओ भाई, यहाँ तक ठीक है। अब बुद्धि लगाइए, हमसे इसने कहा है कि भाई मुझे E2 नहीं चाहिए, E2 की चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। E2 की मैक्सिमम वैल्यू ये डिसाइड करेगा cos, क्योंकि cos जब अपनी मैक्सिमम पे होगा, क्योंकि ना तुम पाई चेंज कर सकते हो ना तुम m चेंज कर सकते हो, ये सारा का सारा इस पे डिपेंड करेगा। यू वांट द मैक्सिमम वैल्यू, इसके लिए इसको क्या होना पड़ेगा, cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, तो बस ये जैसी 1 हो जाएगा तो बस हो गया, फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा और यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो मेरा आंसर यही आ गया। बस करना क्या है, इस m के जगह जो इसने डाटा दिया रख देना। m कितना दिया है भाई 10 का पावर -2, तो यहाँ 10 का पावर -2 तुम पुट कर देना, 2 बचेगा फिर, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 2 पाई क्या वोल्टेज, 2 पाई वोल्ट, 2 पाई वोल्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड पूछा था, माइनस का टेंशन है नहीं। बात अच्छा है, जेईई मेन का सवाल है, पूछने लायक सवाल है, सही है। तो बस म्यूचुअल इंडक्शन में यही होता है, इतनी ही बात होती है म्यूचुअल इंडक्शन में। बाकी अब एक टॉपिक बता है मोशनल ईएमएफ, जिसको अगली क्लास में करेंगे। एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए। कल संडे है, संडे को शाम वाली क्लास का तो पता नहीं, मैं बता दूंगा शाम की क्लास का क्या प्लान रहता है, लेकिन सुबह वाली क्लास तो कल हो रही, सुबह वाली क्लास हो रही, शाम की नहीं हो रही, मतलब बता ही रहा हूँ मैं, शाम की नहीं, सुबह वाली है।